हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर के नेक्स्ट पार्ट की। इस पार्ट में हम शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन से, देन चलेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पे कि अगर दो कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाए तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। देन हम चलेंगे डाइलेक्ट्रिक्स पे कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है और कि कैपेसिटर में उसका क्या क्या यूज है और उसको रखने पे कैपेसिटर के बीच में इंट्रोड्यूस करने पे क्या क्या इफेक्ट आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ऐसा एक सिस्टम दे रखा है, एक स्प्रिंग लगा रखी है स्प्रिंग कांस्टेंट के की, एक कैपेसिटर बना रखा है जिसकी जो प्लेट्स की सेपरेशन है वो डी है, प्लेट्स का एरिया ए है और इस तरीके से बैटरी से कनेक्टेड है। जब स्विच क्लोज किया तो बोला गया कि इक्विलिब्रियम में जब ये सिस्टम आया तो प्लेट की सेपरेशन रही डी। तो आपसे पूछा गया कि इस स्प्रिंग का इलोंगेशन बताइए। ठीक है, अब स्प्रिंग का यहाँ क्या काम है, कैपेसिटर के साथ स्प्रिंग का क्या काम। तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि जब कैपेसिटर प्लेट्स हैं तो एक प्लेट होती है पॉजिटिव, दूसरी प्लेट होती है नेगेटिव। और क्या एक पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट आपस में अट्रैक्ट करती हैं? बिल्कुल। अगर सोचो उनके रोकने वाला कोई नहीं हुआ तो क्या जाके चिपक जाएंगी वो? बिल्कुल। तो यहाँ पे वो स्प्रिंग जो सिस्टम बना रखा है, क्या उसी ने इन दोनों प्लेट्स को अपनी पोजीशन पे होल्ड करके रखा हुआ है? यस। तो जितना फोर्स इन प्लेट्स के बीच में लग रहा होगा, क्या उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग को लगाना पड़ेगा, तभी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन रहेगी। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू इनके प्लेट्स के बीच का फोर्स, यही आपको करना है। स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? के इंटू एक्स, हमें पता है। और प्लेट्स के बीच का फोर्स हम पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं, कितना होता है? क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। पक्की बात है। अब देखिए यहाँ पे Q तो अपने को दिया नहीं है, तो Q कैसे लिख सकते हैं? क्या हम लिख सकते हैं Q की जगह CV, यस, बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये किया जा सकता है। लेकिन C भी यहाँ दिया नहीं है, C को भी हमें लिखना पड़ेगा उस फॉर्मेट में। तो C का इक्वेशन क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो यहाँ से हम इक्वेशन को पूरा लिखते हैं कि x इक्वल टू C स्क्वायर मतलब एप्सिलॉन नॉट A बाई D का स्क्वायर इंटू V स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा पूरा। देखो ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो रहे हैं एक एक बार, तो फाइनली आपके पास जो x आएगा वो आपके पास आएगा एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर बाय 2dx। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा फॉर द एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करना क्या था, सिर्फ हमें ये बात समझनी थी कि जो प्लेट्स के बीच का फोर्स है उसे बैलेंस कौन कर रहा है यहाँ पे? स्प्रिंग फोर्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया है। इस क्वेश्चन में अगर देखें तो पूछा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए ए और बी के बीच का। तो हमने कल जब ये लास्ट वीडियो में जब हमने पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज, तो हमने क्या बोला था कि जब भी 5 कैपेसिटर आपको दिखे तो आप चेक करिए कि कहीं ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है या कहीं ये बैलेंसिंग तो नहीं हो रही। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिख तो रहा है, 5 इसमें है, लेकिन क्या ये बैलेंस है? तो बैलेंस के लिए चेक करते हैं। बैलेंसिंग की कंडीशन क्या थी? रेशियो इक्वल होना चाहिए था। तो यहाँ 3/4, इधर है 6/7, रेशियो इक्वल नहीं है, मतलब ये बैलेंस तो नहीं है। तो एक कैसा सिचुएशन है? अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन आपके सामने और इसके लिए आपको सी इक्विवेलेंट निकालना है। तब अपन ये बीच वाला 5 तो हटा नहीं सकते क्योंकि अनबैलेंस्ड है। तो अब क्या करें? अब हम यहाँ यूज करेंगे नोडल मेथड। तो नोडल एनालिसिस जो था वो सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए कैसे काम आएगा, ये अभी अपन चेक करते हैं। तो जल्दी से लिखते हैं, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, जो दो नोड अपने को दिख रहे हैं। हमने क्या माना था? बैटरी कनेक्ट कर लो, एक तरफ 100 एक तरफ 0। ऐसा मान लो इसे कि यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है इस तरीके की, एक 100 वोल्ट की बैटरी। 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाती है और कोई इसका लॉजिक नहीं है। ठीक है, अब अपने पास हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल चुका है। नोडल इक्वेशन लगाते हैं। तो यूजिंग नोडल एनालिसिस इक्वेशन, एक्स पे लगाओ सबसे पहले। कैसे लगा देते? एक्स को सबसे बड़ा मानना है ना, एक्स को सबसे बड़ा मानते हुए उससे 3 कैपेसिटर कनेक्टेड हैं, इन तीनों पे चार्ज का सम 0 करना है। तो एक्स माइनस 100
तो 3 माइक्रोफेरेड के लिए हो जाएगा x माइनस 100 प्लस 6 माइक्रोफेरेड के लिए हो जाएगा x माइनस 0 प्लस 5 माइक्रोफेरेड के लिए हो जाएगा x माइनस y इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बन गई आपके पास। सेकंड इक्वेशन बनाते हैं y वाले नोड के लिए। तो यहाँ देखो 4 माइक्रोफेरेड, 7 माइक्रोफेरेड और 5 माइक्रोफेरेड, ये तीन कनेक्टेड है। देखते हैं इक्वेशन, इस बार y को सबसे ज्यादा मानेंगे, सबसे बड़ा मानेंगे। तो 4 माइक्रोफेरेड इंटू y माइनस 100 प्लस 7 माइक्रोफेरेड इंटू y माइनस 0, 5 माइक्रोफेरेड इंटू y माइनस x इक्वल टू 0। दो इक्वेशन आपके पास आ गई, दो अननोन है x एंड y। सॉल्व करेंगे आप खुद, मैं सॉल्व नहीं कर रहा ये, लेकिन क्या आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। x एंड y आपके पास मिल गए, ठीक है। चलिए, तो आपके पास लेट्स से वैल्यू आ गई x की x0 और y की वैल्यू आ गई y0। x0 y0 ऑब्वियसली कोई कांस्टेंट है जो आप वैल्यू फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी, ठीक है। ओके, अब क्या करें, ये तो x और y मिले, अपने को चाहिए था c इक्विवेलेंट। c इक्विवेलेंट कैसे निकालें। तो हमने यहाँ बात करी थी कि जितना चार्ज फ्लो होता है वही तो, भाई इस पूरे को अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो क्या बनाऊंगा, एक कैपेसिटर है ऐसा जिसपे 100 वोल्ट की बैटरी लग रही है और ये कैपेसिटर सीधी सी इक्विवेलेंट है। इसी को तो हमने बोला था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो सोचो जितना चार्ज यहाँ से फ्लो हुआ Q, वही चार्ज तो यहाँ Q फ्लो होगा। और क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि Q इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी है, या फिर सी इक्विवेलेंट इक्वल टू Q बाई वी है। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मुझे वो Q मिल जाए तो V तो अपने पास 100 है ही, मुझे सी इक्विवेलेंट मिल जाएगा। क्लियर है बात। तो Q देखते हैं, ये जो Q यहाँ फ्लो हो रहा है, यहाँ तक पहुंचा Q, कहाँ कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा और इसमें जाएगा, Q1 और Q2, इन दो जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बेसिकली Q1 और Q2 का सम ही तो Q है। तो अगर मुझे Q1 Q2 है तो Q मिल गया तो C इक्विवेलेंट मिल गया। अच्छा, व्हाट इज Q1 एंड Q2? चार्ज ऑन 3 माइक्रोफेरेड एंड चार्ज ऑन 4 माइक्रोफेरेड। बहुत आसान हो गया है। तो देखो Q1 क्या है, Q1 को मैं लिख सकता हूँ, जो 3 माइक्रोफेरेड पे है चार्ज, कितना होगा सोचो। ये अगर पॉजिटिव है, ये अगर नेगेटिव है, ऐसे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो 100 माइनस एक्स 3 इंटू 100 माइनस एक्स, ये हो गया Q1। और अगर Q2 की बात करूं जो 4 माइक्रोफेरेड पे है नीचे, तो CV से लिख सकता हूं 4 इंटू 100 माइनस वाई, या एक्स नॉट वाई नॉट लिख लो क्योंकि वैल्यू आप निकाल चुके हैं एक्स नॉट वाई नॉट। तो आपके पास Q1 Q2 आ गए। Q1 Q2 आते ही कि आपके पास टोटल Q आ गया, Q1 प्लस Q2। और ये आते ही कि आप C इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं अब Q बाय 100 से, Q बाय V से। तो Q आप निकाल चुके हैं Q1 प्लस Q2 की फॉर्म में, बाय 100 करेंगे आपको C इक्विवेलेंट मिल जाएगा। क्लियर है बात। तो ये जो तरीका है बहुत आसान तरीका है नोडल एनालिसिस वाला, क्योंकि यहाँ पे हमें ना तो सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना ही कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो इस मेथड के लिए या इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ये मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है, ठीक है। इक्वेशन बनानी है एक्स और वाई के लिए, एक्स वाई फाइंड करने हैं उन दो इक्वेशन से। एक्स वाई फाइंड करने से हमें क्या फायदा मिला कि हर जगह का पोटेंशियल पता चल गया। तो पोटेंशियल पता चल गया, पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस पता हो गया, सी ऑलरेडी पता है तो चार्ज पता चल गया। चार्ज पता चल गया तो टोटल चार्ज पता चल गया, टोटल चार्ज को यूज करके हमने सी इक्विवेलेंट निकाल लिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन की कुछ प्रैक्टिस और कीजिए आप इसमें। आसान मेथड है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका हाथ इस पे जमता जाएगा और ये क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जो मान लीजिए कि क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं ऐसे कई बार, अपन तो सिर्फ कॉन्सेप्ट बेसिस पे बात कर रहे हैं, लेकिन जो हम यहाँ करने वाले हैं वो एज इट इज क्वेश्चन फॉर्म में पूछते हैं आपको। तो जो मेथड हम यहाँ यूज करेंगे उसी मेथड से आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, अपना टॉपिक क्या है कि अगर दो कैपेसिटर्स को आपस में आप कनेक्ट कर दें तो उन पे फाइनल चार्ज कितने कितने होंगे, ये आपका है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऐसा है हमारा कि दो कैपेसिटर्स आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, कोई बैटरी नहीं, कुछ नहीं। तो देखो क्या क्या चीजें इसमें हो सकती हैं कि एक कैपेसिटर चार्ज हो दूसरा नहीं हो। तो यही हमारा पहला केस है कि व्हेन वन कैपेसिटर इज अनचार्ज। तो आपको डायग्राम में जो दिख रहा है C1 पे ऑलरेडी चार्ज है, जो Q1 Q2 लिखा, सॉरी Q1 एंड माइनस Q1 लिखा हुआ है रेड में, क्या कह सकते हैं कैपिटल Q जो लिखा हुआ है,
वो इस पे इनिशियल चार्जेस हैं। कैपिटल Q इज इनिशियल चार्ज। ओके, अब जब C2 इससे कनेक्ट किया, स्विच क्लोज किया, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अब जो नए चार्ज इन पे आ गए वो C1 पे Q1 और माइनस Q1 है, C2 पे Q2 और माइनस Q2 है जो ब्लैक में लिखे हुए हैं। ठीक है, अब अपने को ये Q1 और Q2 फाइंड करने हैं कि इन पे फाइनल चार्ज कितना कितना है। तो क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि जब दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? क्या उन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा? यस, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे सेम होगा, सोचो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस V है और यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम सेम करके आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखें? तो इनिशियल पोटेंशियल जो था वही, अभी देखो फाइनल पोटेंशियल हो जाएगा इसमें Q1 बाय C1 प्लस C2, या आप इसको ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं? क्या पैरेलल में कनेक्टेड हैं? पैरेलल में C इक्विवेलेंट कितना बनता है? C1 प्लस C2। तो टोटल चार्ज कितना था? Q1। क्या चार्ज और कहीं से आएगा? क्या कोई बैटरी लग रही है जो चार्ज को ट्रांसफर कर सके? नहीं, मतलब पूरे सिस्टम में चार्ज Q1 ही रहने वाला है। तो टोटल जो चार्ज है Q1 प्लस Q2 इक्वल टू कैपिटल Q1 ही रहने वाला है। तो अब फाइनल वोल्टेज जो हम लिख सकते हैं वो उस चार्ज को और इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के हिसाब से लिखा जा सकता है, Q1 बाय C1 प्लस C2। ठीक है, ये आपके पास आ गया फाइनल पोटेंशियल। तो अगर अपने को फाइनल चार्जेस लिखना है तो होगा C1 इंटू फाइनल पोटेंशियल, ऐसे ही C2 इंटू फाइनल पोटेंशियल। तो देखो Q1 क्या लिखा गया? C1 इंटू फाइनल पोटेंशियल, ऐसे ही Q2 भी लिख गया C2 इंटू फाइनल पोटेंशियल Q1 बाय C1 प्लस C2। क्लियर है बात? आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें दूसरा केस क्या बन सकता है? दूसरा केस ये है कि दोनों ही जो कैपेसिटर है वो चार्ज हैं ऑलरेडी। ऑब्वियसली अलग अलग चार्ज होगा दोनों पे, लेकिन अलग अलग चार्ज करके इनको कनेक्ट कर दिया। तो अब फाइनली इन पे चार्ज कितना हो जाएगा? तो काम हमारा वही है, जब भी आप कनेक्ट करेंगे तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। भाई ऑब्वियसली पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम कैसे करें? वो तरीका वही, Q इक्वल टू CV है, वही हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो Q1 बाय C1 इक्वल टू Q2 बाय C2। इनिशियली ये होना चाहिए था हमारे पास, या फाइनली ये होना चाहिए था। चलिए देखते हैं। पर अब जब दो कैपेसिटर्स कनेक्ट करते हैं तो उसमें वेरिएशन आता है। वेरिएशन देखो कैसा, ऐसा हो सकता है ना कि मैं दोनों की पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट साथ में कनेक्ट करूं, नेगेटिव नेगेटिव साथ में कनेक्ट करूं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक की पॉजिटिव दूसरे की नेगेटिव आपस में कनेक्ट कर दूं। तो ऐसे हम दो केसेस लेके चलते हैं। तो जो फर्स्ट केस हमारा है वो ये है कि सेम पोलैरिटी प्लेट्स एक साथ कनेक्ट करिए। तो सेम पोलैरिटी देखो कौन कौन सी है? पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ है, नेगेटिव नेगेटिव एक साथ है। ठीक है, इनिशियल चार्ज इन पे जो रेड में लिखे हुए हैं प्लस Q1 माइनस Q1, ऐसे ही प्लस Q2 माइनस Q2 कैपिटल वाले। और फाइनली जब कनेक्ट कर दिया तो जो ब्लैक में स्मॉल लिखे हुए हैं प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2। फिर से भी बात, अब पूरे सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना है? तो दोनों की पॉजिटिव प्लेट साथ में है, दोनों के पॉजिटिव चार्जेस अगर काउंट करें तो प्लस Q1 और प्लस Q2 ये टोटल चार्ज है यहाँ का, Q1 प्लस Q2। पोटेंशियल सॉरी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है? C1 प्लस C2। तो क्या हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल? टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस Q1 प्लस Q2 बाय C1 प्लस C2। वही हिसाब फिर से यहाँ पे कि अब अपने को फाइनल पोटेंशियल पता चल गया, अपने को चार्जेस लिखने नए वाले, तो C1 इंटू फाइनल पोटेंशियल, ऐसे ही C2 इंटू फाइनल पोटेंशियल। तो आपको दोनों नए वाले चार्जेस मिल गए, C1 इंटू फाइनल पोटेंशियल, C2 इंटू फाइनल पोटेंशियल। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, केस 3, जिसमें अपोजिट पोलैरिटी को साथ में ऐड किया। तो प्लस Q1 और माइनस Q2 एक तरफ है देखो, और माइनस Q1 और प्लस Q2 एक तरफ है। अब अगर टोटल चार्ज देखूं मैं, तो टोटल चार्ज मतलब जो प्लेट्स आपस में कनेक्टेड है उन पे टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना है? Q1 माइनस Q2। भाई अगर मैं Q1 को बड़ा मान लेता हूँ तो टोटल चार्ज कितना है? Q1 माइनस Q2। अब इस Q1 माइनस Q2 के हिसाब से यहाँ पोटेंशियल आएगा। तो कितना पोटेंशियल आएगा? तो Q1 माइनस Q2 बाय C1 प्लस C2, क्योंकि वो तो पैरेलल में ही है। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से फाइनल पोटेंशियल मिल गया। आपको फाइनल अगर चार्ज लिखना है तो C1 इंटू फाइनल पोटेंशियल, C2 इंटू फाइनल पोटेंशियल। क्लियर है तीनों केसेस आपको? केस 1 था जब एक चार्ज था दूसरा अनचार्ज था, तो टोटल चार्ज था Q। दूसरा केस जब दोनों सेम पोलैरिटी एक तरफ थी तो Q1 प्लस Q2 वाज टोटल चार्ज। और तीसरा केस जब अपोजिट पोलैरिटी एक साथ थी तो Q1 माइनस Q2 वाज टोटल चार्ज।
क्लियर है सारी बातें? चलिए, तो ऐसे ही क्वेश्चन भी बनते हैं और आपको बिल्कुल एज इट इज उनको सॉल्व भी करना है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। हम लास्ट वीडियो में जब आर्काइव सेक्शन डिस्कस करेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन इस पे हम बात करेंगे। बहुत इजी है, पर एक आध क्वेश्चन हम उसमें देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डाई इलेक्ट्रिक्स इन कैपेसिटर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये कैपेसिटर्स का। पहली बात तो डाइलेक्ट्रिक्स होते क्या है? व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक नॉन मेटल मटेरियल्स को कहते हैं पहली बात तो। और ये करते क्या है? तो इनके अंदर होता है, याद करो हमने जब डाइपोल्स पढ़े थे तो हमने बोला था कि किसी मटेरियल पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो अगर वो मेटल नहीं है तो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव तो नहीं कर पाते थे, लेकिन उसके अंदर जो डाइपोल बने होते थे वो अलाइन हो जाते थे, है ना? जो पॉजिटिव नेगेटिव एक बॉन्ड बना हुआ है वो अलाइन हो जाता था अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी वजह से एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जनरेट हो जाता था। तो वही काम यहाँ डाइपोल में, डाइलेक्ट्रिक्स में हो रहा है कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इस मटेरियल को रखते हैं तो इसके अंदर डाइपोल अरेंज हो जाते हैं, और इस अरेंजमेंट की वजह से एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जनरेट हो जाता है। ठीक है, और डाइपोल जब अरेंज हुए थे तो हमने बोला था कि इंड्यूस चार्ज भी इन्हें कह सकते हैं। ठीक है, तो इंड्यूस चार्ज जो हमने लिखा हुआ है कि सिग्मा आई जो है वो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी इसके आगे। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट करते हैं, या जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ा था तो एप्सिलॉन आर भी बोला था, रिलेटिव परमिटिविटी, वो भी यहाँ पे है। रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू 1 होता है फॉर एयर और इनफाइनाइट होता है फॉर मेटल। मेटल के लिए होता है इनफाइनाइट। ठीक है, और ऐसा क्यों? क्योंकि याद करो वहां पे भी जब हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को या रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन किया था तो हमने क्या बोला था कि ये है रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि कितना एक्चुअली लगाया गया और कितना इसमें मिला, उसका रेशियो होता है ये। तो ऐसा हम यहाँ लिख सकते हैं कि जब ई नेट अपने को निकालना है तो मैं लिख सकता हूँ कि अगर एक्सटर्नल ई एक्सटर्नल लगाया गया और जो अंदर इंड्यूस आया उसकी वजह से अपोजिट आया तो नेट क्या होगा? एक्सटर्नल माइनस इंड्यूस्ड। ठीक है, और बाय डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी हम क्या कह सकते हैं कि ई नेट जो आया है वो कितना आएगा? ई एक्सटर्नल बाय के। याद करो, मैं फॉर्मूला फिर से बता देता हूँ तुम्हें। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था तो हमने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये लिखा था के क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्यू होती थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पर ये होता था एयर में या वैक्यूम में। जब किसी मीडियम में डाल देते थे तो एप्सिलॉन आर और आ जाता था। तो अगर ओवरऑल देखो तो क्या ये ई इन एयर बाय एप्सिलॉन आर लिखा हुआ है? ऐसा ही लिखा है ना? बस वही मैंने यहाँ लिखा है, देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय के इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। तो जहां एप्सिलॉन नॉट था वहां पे साथ में क्या जाएगा? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, उसी एप्सिलॉन आर को अपने लिखा है के से। ठीक है, यहाँ तक अपने को बात समझ में आ गई। अब अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूं कि भाई इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को उठा के हमने कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में डाल दिया, तो कैपेसिटर की प्लेट्स तो मेटल की होती हैं, तो मेटल प्लेट्स के बीच में इस डाइलेक्ट्रिक को अपन ने रख दिया। अब क्या होगा भाई? जैसे कैपेसिटर को आपने चार्ज दिया तो कैपेसिटर के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, पता है हमें सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब आपने डाइलेक्ट्रिक अगर अंदर रखा तो सिचुएशन ऐसी ही कुछ हो गई ना, इस डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इस टाइप की सिचुएशन बन गई। अंदर इस डाइलेक्ट्रिक में भी इंड्यूस चार्ज आ जाएंगे, इंड्यूस चार्ज आएंगे तो अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे यूज किया। तो हम क्या लिखते हैं कि अगर ई नेट लिखा जाए तो लिखेंगे ई नॉट, मतलब जो ऑलरेडी कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में फील्ड था बिकॉज ऑफ चार्ज क्यू, माइनस इंड्यूस चार्ज की वजह से जो फील्ड आएगा वो। ठीक है, कितना होता था फील्ड अंदर? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमने लिखा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस इंड्यूस चार्ज की वजह से कितना आएगा? तो सिग्मा इंड्यूस बाय एप्सिलॉन नॉट। भाई चार्ज का वेरिएशन तो वैसा ही है, प्लेट के जैसा वेरिएशन है यहाँ भी इंड्यूस का भी, तो वही लिखेंगे इसके लिए भी। ओके, और नेट कितना है? तो नेट अभी हमने बात करी थी कि नेट कितना हो जाता है? 1/k टाइम्स नेट हो जाता है। तो हमने लिख लिया यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखो ध्यान से, तो सिग्मा इंड्यूस कितना मिला आपको? सिग्मा इंटू 1 - 1/k, एप्सिलॉन नॉट सारे कैंसिल हो गए, ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन बना। और ये कहीं कभी कभी पूछ लिया जाता है
कि जब एक कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो बताइए उस पर कितना चार्ज इंड्यूस हुआ या कितनी चार्ज डेंसिटी उस पर इंड्यूस हुई। तो सिग्मा या फिर क्यू, क्यू कैसे निकालेंगे, सिग्मा इंटू ए से। तो वो दोनों आपसे पूछ ले जाते हैं, तो इस तरीके से आप उससे दे सकते हैं। क्लियर है बात, ये कभी कभी पूछा जाता है। अच्छा, अब जो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि जब डाइलेक्ट्रिक उसमें आपने इंसर्ट किया तो उससे कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ा। तो याद करो कैपेसिटेंस कैसे लिखते थे, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी से। अब हमने बोला कि जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो जो भी एप्सिलॉन नॉट था वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर या एप्सिलॉन नॉट इनटू के। तो यहाँ पर अगर नया कैपेसिटेंस मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी विच इज के टाइम्स प्रीवियस कैपेसिटेंस। मतलब डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस बढ़ गया है। और बढ़ गया क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि के इज मोर देन वन। के इक्वल टू वन एयर के लिए होता है, उसके बाद हर मटेरियल के लिए उससे ज्यादा ही होता है। तो जैसे आप कोई मटेरियल प्लेट्स के बीच में डालेंगे कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई कैपेसिटर ऐसा दे रखा है जिसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी है तो उसके लिए कैपेसिटेंस लिखा जाएगा के टाइम्स सी। ठीक है, ये बहुत ध्यान वाली रखने वाली बात है। चलिए, तो अब इसका यूज देखते हैं, या फिर हम ये देखते हैं पहले कि प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक कैसे कैसे डाल सकते हैं। कैसे कैसे मतलब, यहाँ तो आप देख रहे हैं कि पूरी दोनों प्लेट्स के बीच में पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक भर दिया है। एक की डाइलेक्ट्रिक के जिसका कांस्टेंट है वो पूरी प्लेट्स के बीच में भर दिया, तो कितना हो गया के टाइम्स सी नॉट। लेकिन सोचो कि अगर मैं इन्हीं दो प्लेट्स के बीच में अलग अलग डाइलेक्ट्रिक भरता हूँ अलग अलग तरीके से, तो कैसे इसका अपन कैपेसिटेंस निकालेंगे। चलिए फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस जो हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि दो प्लेट्स के बीच में, जो रेड में है वो कैपेसिटर प्लेट से, इसके बीच में तीन स्लैब्स आपने डाइलेक्ट्रिक की डाली हैं और तीनों का कांस्टेंट अलग अलग है, K1 K2 और K3। अब यहाँ हम जब बात कर रहे हैं तो ये स्लैब्स जो डाली हैं वो कैपेसिटर प्लेट्स के पैरेलल है ना। ओके, अब इसे कैसे सॉल्व करें या इससे हम कैसे सी इक्विवेलेंट निकालें, इस पूरे कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, क्योंकि अब सीधा तो के सी नहीं कर सकते, के अलग अलग है। तो ये करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसे एक इंडिविजुअल कैपेसिटेंस या कैपेसिटर मान लेते हैं। ठीक है, तो K1 जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो एक कैपेसिटर बना रहा है C1, ऐसे K2 से C2 बना और K3 से C3 बना। ठीक, अच्छा ये तीनों सीरीज में है या पैरेलल में, तो ये हमें देख के समझ में आता है कि जितना चार्ज यहाँ से अंदर चलेगा उतना ही चार्ज यहाँ से बाहर आएगा। और ये सारे देखो तो चार्ज जितना इधर से इधर चलेगा उतना इधर से इधर चलेगा, आगे आगे ट्रांसफर होता रहेगा। जितना चार्ज यहाँ से जाएगा इसमें उतना ही उधर से उधर जाएगा उसमें। और ऐसा अगर है कि चार्ज तीनों में सेम चल रहा है, मतलब ये कनेक्शन कैसा है, सीरीज कनेक्शन। तो ठीक है, अपने पास तीन कैपेसिटर है C1 C2 C3, तीनों को सीरीज में ऐड करना है, फॉर्मूला में पता होता है। चलो बहुत बढ़िया। लेकिन अब C1 C2 C3 की वैल्यू क्या क्या लिखें ये देखो। तो जब कैपेसिटेंस लिखते हैं तो क्या लिखा जाता है, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट A बाई D, है ना। तो अगर मैं C1 लिखता हूँ तो C1 के लिए क्या लिखूंगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। D क्या होता है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स या फिर थिकनेस, कितना उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है। तो थिकनेस कितनी है यहाँ पे T1, तो मैं C1 लिखूंगा K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई T1। ऐसे C2 जब लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई T2, वो उसकी थिकनेस है। और ऐसे ही C3 भी लिखा। सीरीज में जब ऐड करना है तो फॉर्मूला में पता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ऐड किया, फाइनल एक्सप्रेशन अपने पास जब बना तो बना ये एप्सिलॉन नॉट A बाई T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। ये है कोई तीन स्लैब्स के लिए। अगर ज्यादा स्लैब होती तो यही सीरीज आगे चलती रहती, तो T4 बाई K4 T5 बाई K5 जितने भी हैं सारा वो उसी तरीके से चलता रहता। तो ये फॉर्मूला में याद होना चाहिए कि जब सीरीज में डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स अंदर रखी हुई हैं तो फॉर्मूला बनेगा एप्सिलॉन नॉट A बाई T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। T1 बाई K1 मतलब T1 थिकनेस और उसी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, T2 थिकनेस उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऐसे एक सीक्वेंस याद होना चाहिए हमें। ओके, नेक्स्ट केस इसमें देखते हैं। जब प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक कुछ इस तरीके से अरेंज है, तो अब देखो प्लेट्स के परपेंडिकुलर डाइलेक्ट्रिक्स यहाँ पे अरेंज कर रखी है।
है ना, ऐसा है डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेट के परपेंडिकुलर है। अब ये कॉम्बिनेशन कैसा कॉम्बिनेशन है इस बारे में बात करें तो सोचो दोनों प्लेट्स का जो पोटेंशियल है वो तो पोटेंशियल कांस्टेंट है प्लेट्स का, अगर ऊपर वाला 0 पोटेंशियल पे है नीचे वाला v पोटेंशियल पे है तो सोचो कि ये ऊपर जहां जहां भी टच हो रहा है, K1 यहाँ इस प्लेट पे टच हो रहा है, K2 यहाँ इस प्लेट पे, K3 यहाँ इस प्लेट पे, तो इस हर जगह क्या पोटेंशियल 0 ही रहने वाला है ना। और नीचे अगर इसका पोटेंशियल v था तो यहाँ पोटेंशियल और यहाँ पोटेंशियल, क्या तीनों जगह पोटेंशियल v होगा। और अगर तीन कैपेसिटर सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कनेक्टेड है, मतलब कनेक्शन कैसा है, पैरेलल कनेक्शन। बस यही अपने साइड में डायग्राम में दिखा रखा है कि ये जो तीन स्लैब्स हैं इन्हें तीन कैपेसिटर के रूप में हम कंसिडर कर सकते हैं और तीनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। ठीक है, अब यहाँ पे कैपेसिटेंस जब लिखना है तो एरिया लिखना पड़ेगा। अब एरिया देखो प्लेट का जो आपको फर्स्ट डायग्राम में बता रखा है, एरिया दिया गया है L इंटू बी। L क्या है, टोटल लेंथ, और B है इसकी विड्थ अंदर की तरफ। ठीक है, प्लेन से अंदर की तरफ इसकी जो थिकनेस है वो है B। तो जब आप इन कैपेसिटर्स को अलग अलग करते हैं इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स के हिसाब से, तो अब अपने को अगर प्लेट का एरिया लिखना है तो ऑब्वियसली एरिया कम हो जाएगा क्योंकि प्लेट्स जो हैं अब वो कट चुकी हैं। K1 के हिसाब से प्लेट कुछ अलग थिकनेस पे कटी है, K2 के हिसाब से अलग कटी है, K3 के हिसाब से अलग कटी है। तो K1 के हिसाब से जब मुझे एरिया लिखना है तो मैं इसकी थिकनेस उठाऊंगा विच इज x1, और जो डेप्थ है अंदर b वो, तो इसका एरिया कितना आएगा, बेसिकली ये कैसा है, ये इसका एरिया अंदर प्लेट का बनेगा ये वाला। ठीक है, तो ये जो लेंथ है अंदर b है और ये अपने को दे रखा है x1, ये लेंथ आपको दे रखी है x1, तो प्लेट का एरिया कितना हो जाएगा, b इंटू x1। ऐसे ही सेकंड प्लेट का एरिया कितना हो जाएगा, b इंटू x2, और थर्ड प्लेट का कितना हो जाएगा, b इंटू x3। इस हिसाब से ये एरिया यूज करके अपन इसमें इनका कैपेसिटेंस लिखेंगे। तो देखो फर्स्ट के लिखता हूँ, तो k एप्सिलॉन नॉट a बाई d ये होता है, k1 हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया, एरिया अपने लिखा b इंटू x1 वो हो गया, बाई d क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, वो आपको d ही गिवन है, ये सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स कितना है, d, ये चेंज यहाँ नहीं हुआ। ऐसे C2 जब लिखूंगा तो एरिया कितना लिख लूंगा, x2 इंटू बी, और k की जगह k2, और इसे थर्ड में k3 और x3 इंटू बी, इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, पैरेलल में तो सीधा सीधा एडिशन होता है, तो सीधा एडिशन हमने कर लिया इनका। फाइनली अपने पास जो सी इक्विवेलेंट आया a और b के बीच में वो कितना आया, एप्सिलॉन नॉट b बाई d, k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 x3। क्लियर है बात। तो ये आपको चीजें एज इट इज याद होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ये बात तो कहने की जरूरत नहीं है ना कि अब अगर और इसमें डायलेक्ट्रिक स्लैब्स होती तो सीरीज आगे बढ़ जाती इसी तरीके से, k4x4 k5x5 इस तरीके से आगे बढ़ा देते अगर सेम चल रहा होता पैरेलल में तो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पे कि अगर एक कैपेसिटर को कंप्लीटली फिल ना करके पार्शियली फिल किया हुआ हो, पार्शियली फिल मतलब थोड़ी सी जगह पे एयर हो और कुछ जगह पे डाइलेक्ट्रिक फिल किया हुआ हो, तो देखो ऐसा सिचुएशन है अपने पास कि दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब बनी हुई है जिसकी थिकनेस है T, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, और बाकी जगह खाली है, खाली मतलब यहाँ पे क्या है अभी, एयर, और एयर के लिए K होता है 1। इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, तो टोटल माइनस T मतलब D माइनस T। एरिया ए आपको दे ही रखा है। अब इसके लिए अगर आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो क्या मैं इसको ऐसा मान सकता हूँ ना कि यहाँ पे दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स हैं, एक का कांस्टेंट K है और दूसरे का कांस्टेंट 1 है, कोई दिक्कत थोड़ी इस बात पे। एयर को भी मैं एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब मान लेता हूँ जिसका कांस्टेंट कितना है 1। तो अब अपन ने जो किया था अभी यहाँ पे, क्या ये इसी तरीके का एक प्रॉब्लम है जहाँ पे K1 और K2 दो दे रखे हैं जिसमें से K1 K है और K2 1 है, दोनों सीरीज में है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करते हैं, एप्सिलॉन नॉट A बाय T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला जब यूज करेंगे एप्सिलॉन नॉट A बाय T1 बाई K1, तो T1 लेट्स से अपन एयर वाले को मान लेते हैं तो उसकी थिकनेस कितनी है, D माइनस T, वो उसकी थिकनेस हो गई, बाय K1 मतलब उसका कांस्टेंट कितना है 1, प्लस T2 बाई K2 डाइलेक्ट्रिक को मानते हैं जिसकी थिकनेस है T, K2 है उसका K,
क्या ये अपने पास फॉर्मूला बन गया? तो बहुत आसान सा बात होगी। तो जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आएंगे, आप हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे कि एयर को भी आप एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब की तरह मान लीजिए और फॉर्मूला वही जो अपना सीरीज में अपन ने पढ़ा है वही वाला यूज करना है। अच्छा, यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इन दो प्लेट्स के बीच में आप इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कहाँ रखते हैं इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे इसे नेक्स्ट डायग्राम में मैंने बता रखा है कि इस जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसको मैंने बीच में रख दिया, अभी तो एक कॉर्नर पे थी, अब नेक्स्ट वाले में बीच में रख दिया। थिकनेस वही अभी भी टी, पोजीशन चेंज कर दी जस्ट। इस चेंज ऑफ पोजीशन से इस पूरे फॉर्मूला पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम रहेगा। ये यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आप चाहे तो इसे ट्राई भी कर सकते हैं, आप खुद इसे सॉल्व कीजिएगा। क्या करना है आपको कि इसको मान लीजिए y, तो ये क्या बचेगा, d माइनस टी माइनस वाई, ये लेंथ ही बचेगी। अब आपके पास तीन यहाँ पे स्लैब्स हो गई, फर्स्ट एयर, सेकंड के वाली और थर्ड अगेन एयर वाली। आप 3 बार फॉर्मूला लगाइए, तो एक बार लगाएंगे y बाई 1 प्लस टी बाई के प्लस डी माइनस टी माइनस वाई बाई 1, तो वाई बाई 1 माइनस वाई बाई 1 वैसे ही कैंसिल हो जा रहे हैं। फॉर्मूला आपके पास फिर से बचेगा डी माइनस टी बाई ले रहे। तो बहुत अच्छी बात यह है कि कभी भी पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता आप डायरेक्ट्रिक स्लैब को कहाँ रख रहे हैं इसके बीच में। फाइनल आपका आंसर यही मिलने वाला है, ठीक है। चलिए अब इसी के कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। सोचो कि अगर ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, मैं इसकी जगह एक मेटल की स्लैब डाल देता, ठीक है, एक मेटल की स्लैब डालता, तो क्या होता? मेटल स्लैब के लिए के कितना होता है? इनफाइनाइट, हम पहले बात कर चुके हैं। तो मेटल स्लैब के लिए अगर के इनफाइनाइट है, तो सोचो उस ऊपर वाले फॉर्मूला में ये टी बाई के साथ क्या होता? क्या ये टर्म जीरो हो जाती? भाई टी बाई इनफाइनाइट इज जीरो, बचता क्या आपके पास? खाली एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी, इतना ही बचता ना। तो सोचो क्या हुआ आपके साथ, जो पहले सिर्फ एयर वाला था उसके लिए आप लिखते थे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, अब मेटल की स्लैब डालने के बाद नीचे हो गया डी माइनस टी। मतलब क्या ये जो कैपेसिटेंस आया नया वाला, इस पहले वाले कैपेसिटेंस से ज्यादा आया, क्योंकि डिनोमिनेटर में अब चीजें कम हो गई, पहले डी था, डी माइनस टी हो गया। तो यस, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है अगर आप मेटल की एक स्लैब बीच में इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ऐसे सेंटेंस में पूछ लिया जाता है। तो ये बात हमें ध्यान होनी चाहिए कि जब एक मेटल की स्लैब स्लैब कह रहा हूँ जिसकी थिकनेस हो, वो अगर इंट्रोड्यूस कर दें कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और ऑब्वियसली उस स्लैब की पोजीशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, पोजीशन कहीं भी हो तो सेम ही रहने वाला है। उसके बाद अगर मैं इस पूरे स्पेस को मेटल से भर दूं, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब एक सिर्फ छोटी थिकनेस की नहीं, पूरे डी थिकनेस के बराबर पूरे दोनों प्लेट्स के बीच के पूरी जगह को मैंने मेटल से फिल कर दिया, तो आप सोचो अब क्या होगा? जब पूरा डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं तो फॉर्मूला क्या होता था? के टाइम्स सी नॉट, तो के अब कितना हो गया? इनफाइनाइट, मतलब अब कैपेसिटेंस कितना हो गया? इनफाइनाइट। तो ये बात हो गई कि एक मेटल आपने पीस रख दिया, तो उस मेटल पीस का कैपेसिटेंस कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। और आप यहां से भी देख सकते हैं कि Q इक्वल टू होता है सी वी, तो मैं लिख सकता हूँ V इक्वल टू क्यू बाई सी। सी हो गया अब इनफाइनाइट, तो ये V कितना हो जाएगा? जीरो। V जीरो मतलब V क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो मतलब दोनों जो प्लेट्स हैं वो सेम पोटेंशियल पे रहेंगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि अगर आपने दोनों प्लेट्स के बीच में पूरा मेटल फिल कर दिया, तो पूरा जब मेटल फिल करेंगे तो K टाइम्स C होता है, मेटल के लिए K होता है इनफाइनाइट, मतलब C हो गया अब इनफाइनाइट। C इनफाइनाइट होते ही दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, मतलब अब कोई चार्ज इधर से उधर फ्लो नहीं कर रहा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करूं कि एक मेटल की स्लैब ना रख के एक शीट रख दी, शीट ऐसी जिसकी थिकनेस लगभग जीरो है, ठीक है, सिर्फ रखिए एक शीट, तो अब क्या फर्क पड़ेगा? तो सोचो इस फॉर्मूला में चलते हैं अपन ऊपर से। यहाँ पे आपने रखी एक शीट, शीट के लिए थिकनेस होती है जीरो, तो फॉर्मूला क्या बचा? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी,
और यही क्या कैपेसिटर का फॉर्मूला भी होता है जब बीच में कुछ ना हो, एयर हो। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट हो गई कि भाई जब आपने सिर्फ एक शीट रख दी पतली सी जिसकी थिकनेस लगभग 0 है, तो कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो कैपेसिटेंस एयर के साथ है वही उस शीट जो बीच में रखी हुई है उसके साथ भी होगा। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आई गेस सबको सारी बातें क्लियर हैं कि डाइलेक्ट्रिक रखने से, नहीं रखने से, सीरीज में रखने से, पैरेलल में रखने से क्या क्या फर्क उस कैपेसिटेंस पे पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि अगर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम इंसर्ट कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, ठीक है, तो क्या क्या उससे फर्क पड़ने वाला है वहां के पैरामीटर्स पे। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं केस 1 की, जब उस कैपेसिटर को अपन ने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। तब कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है पूरे टाइम के लिए, जब प्लेट अंदर आ रही है तब तक पूरे टाइम के लिए वो कनेक्टेड है। मतलब प्लेट नहीं थी और अब जब पूरी प्लेट अंदर है, दोनों टाइम पे बैटरी कनेक्टेड रही। ओके, अब जब बैटरी कनेक्टेड रही तो बैटरी का काम क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखना। तो मतलब एक बात तो हमें समझ में आ गई यहाँ पे कि ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने डाली है उसकी वजह से पोटेंशियल पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो बैटरी कंट्रोल कर रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहने वाला है। चलिए बहुत बढ़िया। तो हम कह सकते हैं कि इनिशियली अगर पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट था, कैपेसिटेंस सी नॉट था, चार्ज क्यू नॉट था, ये सब इनिशियल बातें कर रहे हैं अपन, ये सब इनिशियल बातें हैं। फाइनली अपन क्यू और ये सारी चीजें लिखेंगे। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इधर इनिशियल और इधर लिख सकता हूँ फाइनल। ठीक है, तो अगर इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट था तो फाइनल भी पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट ही रहने वाला है, क्योंकि वो बैटरी कंट्रोल कर रही है। चलिए बहुत बढ़िया। सेकेंड बात करते हैं क्यू की, कि अगर इस पे इनिशियली चार्ज क्यू नॉट था, इनिशियली मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से पहले, और फाइनल मतलब स्लैब के इंसर्शन के बाद, ये अपनी दो बातें हो रही है। तो अगर डालने से पहले, स्लैब इंसर्ट करने से पहले चार्ज था इस पे क्यू नॉट, तो फाइनली चार्ज कितना हो जाएगा? उससे पहले अपन बात करते हैं कैपेसिटेंस के बारे में, कि अगर इनिशियल कैपेसिटेंस था सी नॉट, जिसको लिखा जाता था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी से, तो अब कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? के टाइम्स सी नॉट, क्योंकि अब कैपेसिटेंस क्या लिखा जाएगा? के एप्सिलॉन ए बाई डी। तो यस, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर चार्ज था इनिशियली क्यू नॉट, तो अब चार्ज कितना हो जाएगा? क्यू इक्वल टू सी वी। तो सी इज हो गया है के टाइम्स सी नॉट, और वी नॉट मतलब चार्ज भी अब कितना हो गया है? के टाइम्स क्यू नॉट। तो मतलब चार्ज भी इंक्रीज हो गया है इससे। क्लियर है बात? समझ में आ रही है आपको सारी बातें? ओके, नेक्स्ट इसमें अगर देखें कि इसकी इंटरनल एनर्जी, या फिर अपन बात करते हैं, चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले था ई नॉट, जिसको हम लिख सकते थे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट या क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा लिखा जाता था इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा सेम क्यू नॉट बाई, या आप इसे ऐसा लिख सकते हैं क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ठीक है, क्यों ऐसा लिखा मैंने? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी अब 1/k हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी आता है, और नया वाला चार्ज क्यू, क्यू कितना है? के टाइम्स क्यू नॉट बाय ए एप्सिलॉन नॉट के। कितना आया देखो फाइनली? के से के कैंसिल, क्यू नॉट बाय ए एप्सिलॉन नॉट विच इज नथिंग बट ई नॉट। तो चार्ज यहाँ पे चेंज, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक तरीके से और अपन देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा जाता है v बाई डी से, v नॉट बाई डी। तो इनिशियल अगर पोटेंशियल डिफरेंस v नॉट था, तो क्या फाइनली भी पोटेंशियल डिफरेंस यही था, v नॉट? तो यस, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा इस केस में। ठीक है, दोनों तरीके से आप इसको देख सकते हैं, चाहे तो q बाई एप्सिलॉन नॉट से देखो या फिर v बाई डी से देखो, दोनों में हमें मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हुआ। ओके, तो क्या क्या बातें हो गई? पोटेंशियल हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अपन बात करते हैं इसकी इंटरनल एनर्जी की। ठीक है, इंटरनल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? चलिए ये देख लेते हैं। इंटरनल एनर्जी अगर थी इनिशियली यू नॉट,
तो मैं इसको क्या लिख सकता था, हाफ सी नॉट वी स्क्वायर, ये था इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी क्या लिखूंगा, तो यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, ऐसा। हाफ सी कितना हो गया अब, के टाइम्स सी नॉट, वी अभी भी वी नॉट ही है, तो कितना आ गया देखो, फाइनल एनर्जी आपके पास है के टाइम्स इनिशियल एनर्जी। मतलब यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर थी वो भी इंक्रीज हो गई। तो डाइलेक्ट्रिक रखना हमारे लिए अच्छी बात है, एनर्जी इसमें इंक्रीज हो जा रही है। ठीक है, तुमने ये सारे कंपैरिजन इसमें कर लिए, बहुत बढ़िया। अब सोचो इसमें पूछा जाता है आपसे कि एडिशनल वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ, बैटरी को कितना काम और ज्यादा करना पड़ा डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद। ठीक है, डालने से पहले और डालने के बाद जो डिफरेंस इन वर्क डन आया वो हमसे पूछा गया। तो बैटरी का वर्क डन क्या होता है, कितना चार्ज उससे फ्लो हुआ और कितना पोटेंशियल डिफरेंस था। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एडिशनल वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, अगर डेल्टा क्यू चार्ज ज्यादा फ्लो हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस कितना वी पे। तो डेल्टा क्यू कितना है, यहाँ से देख लो, फाइनली चार्ज कितना हो गया के क्यू नॉट, इनिशियली कितना था क्यू नॉट, तो डेल्टा क्यू कितना आया क्यू नॉट इंटू के माइनस, ये आपका आ गया डेल्टा क्यू इंटू वी। ठीक है, तो ये वो एडिशनल वर्क डन है जो बैटरी को करना पड़ा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक अपना एस्पेक्ट था इसमें कि प्लेट्स के बीच में जब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं इट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे, या जब बैटरी कनेक्टेड होती है तब, तो इन सारे पैरामीटर्स का क्या क्या होता है फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पोटेंशियल सेम रहेगा क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, कैपेसिटेंस को इंक्रीज होना ही है क्योंकि डाइलेक्ट्रिक आपने डाल दिया है। अब Q और C आपको मिल गया, सॉरी V और C आपको मिल गया, तो Q आप लिख सकते हैं Q इक्वल टू CV से, इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिख सकते हैं V बाई डी से, और एनर्जी आप लिख सकते हैं हाफ CV स्क्वायर से। ठीक है, सारी बातें आपके सामने हैं, कंपेरिजन आप इसको आराम से कर सकते हैं। इसी का नेक्स्ट केस देखते हैं। इस केस में क्या बात हो रही है कि अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब पहले कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, उस पर कोई चार्ज है Q और माइनस Q, अब बैटरी हटा ली और अब एक डाइलेक्ट्रिक को बीच में इंसर्ट कर रहे हैं, तो अब क्या क्या फर्क पड़ेगा इन सारे पैरामीटर्स पे। तो सोचो कि जब बैटरी हटा ली तो अब चार्ज कहीं फ्लो हो पाएगा क्या, नहीं ना, अब तो कोई सर्किट ही नहीं बचा जहां चार्ज फ्लो हो पाए, तो चार्ज फ्लो नहीं होगा, मतलब अब चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब बैटरी डिस्कनेक्ट करते हैं तो चार्ज कांस्टेंट हो जाता है, ये बात ध्यान रखिए। तो एक चीज समझ में आ गई कि ओके चार्ज कांस्टेंट हो गया, Q इक्वल टू क्यू नॉट हो जाएगा। कैपेसिटेंस को बढ़ना ही है क्योंकि आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो कैपेसिटेंस बढ़ गया, के सी नॉट हो गया। अब Q और C मिल गया तो क्या V निकाल सकते हैं, V क्या हो जाएगा Q बाई C से, देखो तो हो जाएगा 1 बाई के टाइम्स, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें डिक्रीज हो जाता है, V नॉट बाई के हो जाता है। अच्छा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो गया तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V बाई डी, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाएगा अब E नॉट बाई के, तो पोटेंशियल भी डिक्रीज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हो गया। बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की, तो एनर्जी को मैं हाफ सी वी स्क्वायर अगर लिखूं तो मुझे सी में भी के टाइम सी लिखना पड़ेगा और वी में भी वी नॉट बाई के लिखना पड़ेगा, तो या तो आप उससे करिए, या हमने जब बात की थी एनर्जी की तो हमने बोला था कि जो एक चीज कांस्टेंट रहती है ना वो यूज करनी चाहिए। तो तीन फॉर्मूला थे हमारे पास, यहाँ हम कौन सा यूज करें, तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी यूज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे क्यू कांस्टेंट है। तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी जैसे आप यूज करेंगे तो आपको मिलेगा Q तो सेम रहा, C की जगह KC हो गया, तो यहाँ पे एनर्जी भी डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए कि अगर कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया गया है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार उसकी एनर्जी बढ़ेगी ही। एनर्जी कब बढ़ी थी, जब बैटरी कनेक्टेड थी, जब कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस था। अब यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो देखो एनर्जी स्टोर्ड कम हो गई। तो ये स्टेटमेंट आता है तो ध्यान से इसको सॉल्व करना। हमेशा इंक्रीज हो जाएगी एनर्जी, नहीं। कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज होगा, यस। क्या एनर्जी हमेशा इंक्रीज होगी, जरूरी नहीं है। अगर कांस्टेंट पोटेंशियल है तो एनर्जी इंक्रीज होगी, कांस्टेंट पोटेंशियल नहीं है तो एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो इन्हीं सबको अपन एक टेबल फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है कि चार्ज सेम रहा, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, पोटेंशियल कम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो गया और एनर्जी भी
कम हो गई। इसी तरीके से यहाँ हमने लिखा हुआ था इस केस के लिए, जब पोटेंशियल सेम था, कैपेसिटर इंक्रीज हुआ था, चार्ज इंक्रीज हुआ था, एनर्जी भी इंक्रीज हुई थी और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहा था। ठीक है, चलिए। सो अपना आज का वीडियो अपन यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कुछ और बातें और कुछ क्वेश्चन करेंगे डायलैक्ट्रिक पे। ठीक है, और फिर कुछ आर्काइव पे क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए और डाउट पूछते रहिए। ओके, बाय बाय सभी को।